अस्सलाम वालेकुम, मुनीम मतीन आफरीदी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। I would like to start with your educational background first. मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन और एफएससी कैडेट कॉलेज सन अब्दाल से की थी जी। और मेरी बैचलर्स इन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, स्पेशलाइजेशन रोबोटिक्स की तरफ फ्रॉम वाह इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ वाह। स्टूडेंट किस किस्म के थे? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट ना हो तो आप CSS नहीं पास कर सकते। देखिए, ये भी एक मिथ ही है अमंग मैनी अदर मिथ्स जो CSS वाले स्टूडेंट्स को पता चलती है। जी। अब कैडेट कॉलेज सन अब्दाल में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में, अच्छा। हालांकि बिलो एवरेज था वैसे पढ़ाई में, और मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ होता था। कुछ लोग हैं जिनको कैडेट कॉलेज सन अब्दाल के बारे में, कोहार्ट के बारे में इनका पता होगा, तो उनको इन्वायरमेंट का पता होगा कि पढ़ाई कम और स्पोर्ट्स और को करिकुलर ज़्यादा होता है। जी। तो मेरा जो पढ़ाई का इंटेंसिटी कैडेट कॉलेज सन अब्दाल में वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। तो ज़्यादातर मैं जो पढ़ाई बेसिकली स्टार्ट की थी वो वैसे वाह इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्ट की थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो पढ़ाई का जो कनेक्शन है वैसे इतना ज़्यादा नहीं है जो मैंने नोट किया, क्योंकि मैंने भी बाद में ही थोड़ा आके इस पर्टिकुलर एरिया में आना शुरू किया था। आपने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेट्रॉनिक्स में जो है, इसे छोड़ के आप CSS की तरफ क्यों आए? मैकेट्रॉनिक्स ऑफ कोर्स अच्छी फील्ड है, इंजीनियरिंग की काफ़ी बहुत सी ऐसी फील्ड्स की तरह ये भी एक बड़ी नोबल प्रोफेशन है, लेकिन सिविल सर्विसेज इज़ अ क्लास अपार्ट। जी। अब सिविल सर्विसेज में आपको जो एक्सपोजर मिलता है, जो पर्सनालिटी बिल्डिंग का मौका मिलता है, जो आपको डिफरेंट रोल्स असाइन होते हैं, एक डाइवर्सिटी होती है काफ़ी ज़्यादा जो सिविल सर्विसेज में आपको मिलती है। इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली एक ही नेचर ऑफ वर्क होता है और एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एरिया में आप स्पेशलाइज कर लेते हैं और उसमें वर्क करते हैं। बट इन सिविल सर्विसेज हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और डिफरेंट एरियाज़ में वर्क करने का मौका मिलता है, एक लीडरशिप रोल मिलता है जो बहुत ही यंग एज में लोगों को मिल जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक फैसिनेटिंग चीज़ थी एंड आई वाज वेरी मच कैप्टिवेटेड अबाउट इट। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट गो फॉर इट। मेरी सिस्टर्स हैं US में, ऑफ कोर्स मुझे मौका भी मिला था जाने का, मैं स्कॉलरशिप मिली थी मुझे रस्मस मर्डर्स प्रोग्राम में एडवांस रोबोटिक्स में। आई वाज अबाउट टू गो फॉर माई मास्टर्स, बट लेकिन माइंड चेंज इस तरह हुआ कि मेरे तो फादर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चाहता था कि विद इन पाकिस्तान में सर्व करूँ। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा ऑनर होता है कि आप एक सोसाइटी ने जिसने आपको इतना दिया है आप वो रिटर्न बैक करें। जी। और मेरा जो कनेक्शन, जो पैशन है वो विद इन पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी सर्व करने के लिए। So, can you give one specific reason why you chose CSS over everything else? If one specific reason की बात करें तो it's sort of a challenge for me। ठीक है। जो मेरे फादर ने ऑफ कोर्स मैंने मोटिवेट किया था काफ़ी, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज और इट्स सॉर्ट ऑफ अ जो और एग्ज़ाम के अलावा की जो बात है, जो प्रोसेस है ना जो आप सिविल सर्विस के थ्रू गुजरते हैं अब टिल के आप फरवरी में एग्ज़ाम देते हैं CSS का, वो जो प्रोसेस है दैट इज़ इटसेल्फ इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। जी। तो मुझे जो काफ़ी सीखने को मिला था वही बहुत ही डिफरेंट था। जिस तरह मैं डिफरेंट बंदा था कुछ साल पहले जब मैं तैयारी स्टार्ट की थी, और अब एक बहुत चेंज आता है। Before starting your preparation for CSS, आपका CSS के बारे में इम्प्रेशन क्या था? टू बी ऑनेस्ट, जब मैं स्टार्ट करा था तैयारी तो मेरे इतना ज़्यादा पता नहीं था सिविल सर्विसेज का। आई वॉज वेरी मच लॉस्ट व्हेन इट केम टू सिविल सर्विसेज। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, ना मुझे एग्जाम पैटर्न्स का पता था, ना मुझे ये पता था कि पेपर्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, सब्जेक्ट्स का क्या होते हैं। वेल ऑफ कोर्स कुछ लोग थे, कुछ मेंटर्स थे, जी। उन्होंने मुझे गाइड किया, लेकिन पर्टिकुलरली नोवा में आया ने काफ़ी मुझे गाइड किया था और इस बारे में मुझे बताया कि अच्छा सिविल सर्विसेज का होता क्या है। अच्छा। तो मुझे उस तरह थोड़ा सा पता चला था। मुझे तो जो ऑनेस्ट बात मुझे भी नहीं पता था कि इफ हाउ द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। टू बी ऑनेस्ट आई वाज दैट मच मुझे नहीं चीज़ों का पता था, बट ऑफ कोर्स विद इन द प्रोसेस आके काफ़ी ग्रूमिंग हुई, काफ़ी चीज़ों का पता चला, आपको एक सिस्टम के बारे में पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज चीज़ें के बारे में पता चलता है। तो इट्स अ होल प्रोसेस जिसके बारे में इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। एंड हु डू यू क्रेडिट योर सक्सेस टू? Well, firstly, my father, of course, who motivated me for that. इन्होंने मुझे कहा था कि of course try करो, बहुत ही नोबल सर्विस है, बहुत elite सर्विस है, इसमें आपको बहुत चीज़ों का मौका मिलेगा। And I was very much motivated by that. फिर particularly जब मैं नोवा अकेडमी आया तो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और इस चीज़ में आके तो वो, और ज़्यादा क्रेडिट ऑफ कोर्स अकेडमी को ही जाता है जिन्होंने जो मुझे पढ़ाया, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थे यूजुअली एज एन इंजीनियर, और भी इंजीनियर्स होंगे जिनको काफ़ी जो सिविल सर्विसेज के एरिया में आ रहे होंगे, उनको भी नहीं पता होगा इन चीज़ों का, इन सब्जेक्ट्स का, बहुत एक एलियन सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं, लेकिन विद इन टाइम चीज़ को रियलाइज़ होता है। तो ज़्यादा क्रेडिट जो है ना वो मैं अकेडमी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी बताया है, सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, स्पेशली पढ़ाया है मुझे। लोगों को इंग्लिश ऐसे की बहुत फिक्र होती है कि ये कैसे करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है और अगर इंग्लिश नहीं आती तो पास नहीं कर सकेंगे। ऑफ कोर्स इंग्लिश एक ऑब्स्टिकल है सिविल सर्विसेज में, और एक बहुत, लेकिन एक मिथ भी है ये कि इंग्लिश अच्छी होगी तब पास होगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब इंग्लिश ऐसे का यूजुअली जो इंग्लिश लेवल सर्विसेज में है, इंग्लिश पर्टिकुलरली इंग्लिश ऐसे, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि ऑलमोस्ट हाई स्कूल लेवल FSC लेवल की इंग्लिश है, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपकी बेसिक ग्रामर और आपकी बेसिक वोकेबलरी हो तो इट्स नॉट ऑफ अ बिग डील व्हेन इट कम्स टू ऐसे। जो चीज़ इंग्लिश को पास करने की, इंग्लिश इंप्रूव करने की बात है, तो आई बिलीव कि रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। मैंने रीडिंग अपनी लाइफ में लेट ही स्टार्ट की थी, मैं कोई इतना एविड रीडर नहीं था फ्रॉम द स्टार्ट, एंड व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज मेरी रीडिंग की जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई थी। अच्छा। तो आई वुड प्रेफर कि लोग रीडिंग ज़्यादा करें, एंड पर्टिकुलरली एनीथिंग टू रीड इन इंग्लिश, या वो न्यूज़पेपर हो या वो नॉवेल्स हों। ऑफ कोर्स सीजन्स और मूवीज़ भी काम आती हैं जो लोग यूजुअली नहीं बताते, लेकिन आई वुड नॉट कहते हैं कम्प्लीटली डिनाई और रिकमेंड दैट, बट ऑफ कोर्स सीजन्स भी काम आते हैं। ऑफ कोर्स यू अडॉप्ट द लैंग्वेज, उसमें वोकैबुलरी बढ़ती है, एक तरह से कॉन्वर्सेशन डेवलप हो जाता है। तो जिसने, मैं कहता हूँ, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इट्स नॉट कि हमने, या वो बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि वो रीडिंग करें, क्योंकि विद टाइम आप लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं और विद टाइम आप वोकैबुलरी अडॉप्ट कर लेते हैं। सो रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट वुड हेल्प। और इंग्लिश ऐसे के बाद लोगों को इस्लामियात की बड़ी फिक्र पड़ी होती है कि एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड कि हम ये पेपर उर्दू में अटैम्प्ट करें या इंग्लिश में अटैम्प्ट करें। एक को इंग्लिश में अटैम्प्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है या उर्दू में अटैम्प्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है? जो इस्लामियात के पेपर की बात है, इंग्लिश में अटैम्प्ट हो या उर्दू में अटैम्प्ट हो, आई थिंक इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। कोई इशू नहीं है इसमें कि किस लैंग्वेज में अडॉप्ट करें। जो मैटर करता है वही करता है कि आपने जो अटैम्प्ट किया और आपने जो लिखा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब इस्लामियात लोगों को एक बहुत मेजर ऑब्स्टिकल लगता है सिविल सर्विसेज में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वो इम्पैक्ट पूछते हैं कि इंडिविजुअल इम्पैक्ट क्या है, कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या है, किसी पर्टिकुलर एक फॉर एग्जांपल पिलर्स ऑफ इस्लाम के इम्पैक्ट्स क्या हैं, या लाइफ प्रॉफिट के बारे में बात होती है। तो पर्टिकुलरली जो चीज़ और जो लोग को अंदाज़ा होता है वो ये होता है कि ये अप्लाइड इस्लामिक की तरफ ज़्यादा जाता है कि हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफ एज वेल एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी। तो मैंने जो इस्लामियत में अटैम्प्ट किया था, मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किया था, और मेरे जो इस्लामियत के जो रिवॉल्व कर रहे थे वो था, मैं ज़्यादा रेफरेंसेस कुरान और हदीस की अगर आप रेफरेंसेस ज़्यादा डालें तो ये मैंने नोट किया था कि इट्स वेरी गुड सपोर्टिंग जो आर्गूमेंट्स हैं, काफ़ी आपको इम्पैक्ट्स बताते हैं, आप चीज़ें बताते हैं इस्लामियत के ऊपर। तो आप रेफरेंसेस अगर लिखेंगे तो ये काफ़ी एक अच्छा सा आर्गूमेंट डेवलप हो जाता है। तो दैट एक्चुअली फेचेस अ लॉट बेटर मार्क्स, दैट इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस टेल्स मी। और आपने 2018 में भी अटेम्प्ट दिया था, तो आपके ऑप्शनल्स 2018 और 2019 में आपने कोई चेंज किए थे? मैंने नहीं चेंज किए थे। अच्छा। मेरे एक सेम ही रहे थे ऑप्शंस। सेम ही रहे थे। और would you like to talk about what you think went wrong in your 2018 attempt और 2019 attempt में क्या फ़र्क था? Of course मेरी पहली अटेम्प्ट 2018 में थी and I failed in US history। अच्छा। 2-3 मार्क्स से, बाकी पास किए थे, लेकिन US हिस्ट्री के एक मेजर ऑब्स्टिकल था जो उस पर मैं फेल हो गया। बट दैट वाज लेकिन मैंने इस वजह से सब्जेक्ट सेम ही रखे क्योंकि मैं एक प्रोसेस से गुजर चुका था, तो मैं सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई अगेन विद द सेम सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स ये एक प्रोसेस है, ये ऑफ कोर्स इसमें फेलियर भी होता है, और कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं, मेजॉरिटी लोग सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में हो जाते हैं जी। और ये जो और सब्जेक्ट्स जहाँ तक बात आती है, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ गुड यू कैन अटेम्प्ट द सब्जेक्ट्स एज वेल। बहुत लोग डर जाते हैं कि एक सब्जेक्ट उन्होंने फेल किया है तो बस वो फिर वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, दे डोंट choose that subject next time, but I guess you went against the grain and still did US history. That's quite interesting and unique. एक जो मिथ भी है, लेकिन एक थोड़ी सी रियलिटी भी है। कुछ टाइम के बाद कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो टारगेट हो जाते हैं। अब वो पर्टिकुलरली एज अ सच टारगेट डिलिबरेटली नहीं होते जी। टारगेट ऐसे ये होते हैं कि कुछ की मार्किंग टफ हो जाती है, कुछ की मार्किंग नहीं होती, सो इट्स अ मैटर ऑफ लक हियर एज वेल जी। लेकिन जो मैटर करता है कि हाउ गुड यू कैन परफॉर्म विद इन दैट एज वेल। देयर क्वेश्चंस आर टाइम कितना दिया है, नोट्स कैसे लिए हैं, पेपर का फॉर्मेट आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, और स्टाइल आपका क्या था, पेन आपने कौन सा इस्तेमाल किया है, अखबार आपने पढ़ा है। तो वुड यू लाइक टू गो ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, गिव एडवाइस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग एट होम राइट नाउ लुकिंग एट यू फॉर एडवाइस? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोट करना चाहूँगा कि मैंने किस तरह तैयारी की और कैसे एक चीज़ को स्टार्ट किया था। जब ग्रेजुएट हुआ था, ऑफ कोर्स मैं एकेडमी में आया नोआ में, तो मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ, एक थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू मिला चीज़ों का, बिकॉज लाइक मैनी अदर्स मुझे भी काफ़ी चीज़ों का आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि
सब्जेक्ट्स चूज़ कैसे करने हैं, कौन से करने हैं और कैसे अटैम्प्ट करना है। तो विद इन दैट प्रोसेस मुझे काफ़ी चीज़ें एक रियलाइज हुई, वो ये हुई कि स्मार्ट वर्क इन हार्ड वर्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन आई बिलीव कि स्मार्ट वर्क का एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, क्योंकि अगर आप एक एक सब्जेक्ट पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग स्पेंड करें तो वो साल भी हो जाता है आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये होती है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरा कलेक्टिवली किस तरह आप उसको विद इन अ टाइम फ्रेम उसका ट्रस्ट आप कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं जी। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जांपल मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस, आप 4 साल की इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्रीज भी होती हैं जी, लेकिन पर्टिकुलरली बात ये कि अब इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सिलेबस गिवन है उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, दैट इज स्मार्ट वर्क। क्योंकि आप एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स में भी जा सकते हैं, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज के पर्टिकुलर टॉपिक को कितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें पर्टिकुलर टॉपिक के, वो जो थ्योरीज हैं उनके एक मेजर पोस्टुलेट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स जो फंडामेंटल्स होते हैं आप उसको क्लियर कर लें। फिर आप पास्ट पेपर्स जाके देखें, क्योंकि पास्ट पेपर्स में आप जाके देखेंगे फिर आपको एक चीज़ का रियलाइज होगा कि जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बड़े डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, वो अप्लाइड हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो जो लोग पढ़ के आते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो भी इस चीज़ से बड़े ऑल्सो गेट एस्टोनिश्ड विद दैट के हमने डिग्री की भी है लेकिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे से चीज़ पूछी जाती है। सो दैट कम द क्रेडिट गोज टू स्मार्ट वर्किंग इन दैट। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क विद इन स्मार्ट वर्क इज व्हाट आई बिलीव इन। और मैं कहता हूँ कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो गाइडलाइंस के थ्रू हैं, आप ये देखें कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अब इंटरनेशनल लॉ मैंने रखा हुआ था, उसमें काफ़ी ट्रीटीज होंगी, कन्वेंशंस होंगी, अब पर्टिकुलरली व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वंस। इफ आई कुड क्रैम, मैं पूरे यूएन का चार्टर भी क्रैम कर सकता था, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आई वुड से कि इंपॉर्टेंट वंस के कैसे हैं, पास पेपर्स में कौन कौन से आए हुए हैं। ऑफ कोर्स टीचर्स नुआ के ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आपको गाइड भी कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने मुझे किया था, बट दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैंने नोट्स बनाए थे, स्टार्ट किया था नोट्स बनाना, और उन नोट्स बनाने में मैंने ऐसे किया था कि मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के एक अलग नोट्स बनाए थे, और उन नोट्स में मैंने टाइम टू टाइम एवरी हेडिंग से गुजरा था, शुरू से लेके आखिर तक इन सिलेबस। और मैंने गूगल के थ्रू किया था, मैंने लेक्चर्स लिए थे यहाँ पे, और उसके अलावा इनकी बुक्स ली थी, तो उससे थोड़ा मुझे क्लियर हो गया था। जब आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उसके नोट्स बना लें। अब 1-1.5 पेज के नोट्स बना लें और उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आप उसके रेफरेंसेस लिख लें, उसकी जो भी कोटेशंस आती हैं उससे रिलेटेड जो आप पेपर में कोट कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट होती है। तो आप विद इन इवन वन टॉपिक विद इन 1.5 पेज में अगर आप हेडिंग्स बना लें तो इट्स वेल एंड गुड। और वही चीज़ अगर आप रिवाइज करते रहें तो विद इन पेपर उस तरह की रिलेटेड कोई चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल यूएस हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो उसमें काफ़ी एस्पायरेंट्स होंगे जो यूएस हिस्ट्री की तरफ आ रहे होंगे, काफ़ी होंगे जो नेशनल रिलेशंस की तरफ आ रहे होंगे, सोशियोलॉजी की तरफ आ रहे होंगे। तो यही चीज़ है कि आप फॉर एग्जाम्पल यूएस हिस्ट्री की बात कर रहा था, तो उसमें अब एक पर्टिकुलर टॉपिक है, किसी की प्रेसिडेंसी के ऊपर बात की है, तो विद इन अ पेज आप उस चीज़ को लिख सकते हैं कि इस प्रेसिडेंट ने पर्टिकुलरली क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या इनके क्रिटिकल एनालिसिस हैं, वो सब आप एक पेज पे लिख सकते हैं, इनकी और डाटा फैक्ट सब कुछ लिख सकते हैं। तो विद इन 1 पेज अगर आप उसको कर सकते हैं, कंपैक्ट कर सकते हैं लास्ट डे के लिए, सो दैट इज़ व्हाट आई डिड, और आई बिलीव कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। How did you end up coming to NOAA? Where did you hear about it from and how did you decide on NOAA? मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में होते हैं, 47th कॉमन के। अच्छा। उन्होंने मुझे नोआ अकेडमी के बारे में बताया, फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने नोआ का बहुत नाम सुना था, और मुझे ये भी पता था कि सबसे ज़्यादा पासिंग रेट इनका है, जो ऑफ कोर्स अभी भी इट्स वेरी मच एविडेंट। देयर 60 आई थिंक अराउंड जो एलोकेट हुए हैं नोआ से, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो पास हुए हैं द नंबर इज़ इवन हायर। तो इस तरह मुझे पता चला, और वो खुद नोआ से पढ़ के गए थे, उनके पिछले साल एलोकेशन हुई थी, तो उन्होंने मुझे नोआ के बारे में बताया, एंड द फीडबैक वाज वेरी गुड and it's always been good from everyone. And do you think going to or attending an academy is necessary to pass? I think it's somewhat necessary. अच्छा। क्योंकि मैंने देखा काफ़ी लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं, पर्टिकुलरली जैसे मैं इंजीनियर हूँ जी, और कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में की होती है डिग्रीज, कुछ ने लॉ में की होती है, लॉयर्स काफ़ी होते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर कोई सोलो उस चीज़ पे आना चाहे तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CSS एग्जाम्स, गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अकेडमीज़ यही प्रोवाइड करती हैं, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि मैं जब इधर आया मुझे सब्जेक्ट्स बताए क्या सेलेक्ट करने हैं, ये ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अकेडमीज़ में आना और अकेडमीज़ के थ्रू करना, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं
जो आप सिलेबस देखते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स तो ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये नहीं कर सकता, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड होती है जब आप प्रिपरेशन की तरफ आते हैं और आपको पता चलता है मैं तो टाइम ज़ाया हो गया, मैं तो सब्जेक्ट में टाइम ज़ाया किया, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। तो बट दैट इज़ व्हाई आई से कि अकेडमीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफरेंट मैग्नीट्यूड पे हेल्प आती है। आई वुड से नोआ इज़ फैमिली, बिकॉज हाँ जी, द फर्स्ट टाइम आई केम टू द अकेडमी आई फेल्ट एट होम, टू बी ऑनेस्ट।